हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी का बिहार स्पेशल कराने वाला हूं और ये आज आपका जो है पार्ट सेकंड होगा ज्योग्राफी का। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट देखना। यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं जो कि आपके बीपीएससी टीचर, बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा का मैदान बना है। तो भाई गंगा का मैदान जो है जियो सिंक्लाइन से बना है, चट्टान से, भू आवृत्ति से एक से अधिक। तो गंगा का मैदान जो है वो जियो सिंक्लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो गंगा का मैदान किससे बना हुआ है? तो जियो सिंक्लाइन, जिसे कि भूसन्नति भी कहा जाता है। भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन सेम बात हुई। ठीक है, तो जियो सिंक्लाइन से बना हुआ है। अगर गंगा नदी की बात करी जाए तो गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। गंगा क्या है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा आपकी। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन सी है नदी? तो सबसे लंबी नदी गंगा हो जाती है। और गंगा निकलता कहाँ है? तो गंगा जो निकलता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलता कहाँ है भाई? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और बिहार में जो ये प्रवेश करता है, बिहार में जो ये प्रवेश करता है, ये चौसा से प्रवेश करता है बिहार में। गंगा नदी बिहार में प्रवेश कहां से करता है? तो चौसा, जो कि बक्सर के पास है। तो चौसा बक्सर में प्रवेश करता है गंगा नदी बिहार में। ठीक है, और जो है गंगा नदी बिहार से बाहर जो वो कटिहार, कुर्सेला में निकलता है। कुर्सेला कटिहार में जो है गंगा नदी बिहार से बाहर निकल जाती है। ठीक है, याद इतना जरूर रख लीजिएगा, कुर्सेला कटिहार, कुर्सेला कटिहार। तो भाई इतना आप लोगों को याद रखना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश, चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। और बिहार से बाहर जो निकलती है गंगा नदी वो कुर्सेला कटिहार के पास बिहार से बाहर निकलती है गंगा नदी। ओके फ्रेंड्स, इतना बात आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। गंगा नदी जो है बिहार में 12 आपके डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, 12 जिला को क्रॉस करती है। कितना जिला? तो बिहार में जो है 12 जिला को क्रॉस करती है गंगा नदी। और सबसे लंबी दूरी जो है बिहार में वो पटना जिला को तय करती है गंगा नदी। पटना में कितना? तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर जो है गंगा नदी दूरी तय करती है पटना में। और सेकेंड नंबर में आपका आता है भागलपुर, भागलपुर जो कि 97 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी पटना किस जिला में तय करती है? तो भागलपुर पटना जिला में तय करती है 99 किलोमीटर। और भागलपुर जिला में कितना? तो भाई 97 किलोमीटर। भागलपुर जिला में कितना? तो 97 किलोमीटर के साथ आप लोगों को भागलपुर जिला में भी याद रख लेना आवश्यक हो जाता है। तो भागलपुर में 97 किलोमीटर, पटना में 99 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रमंडल को क्रॉस करती है गंगा नदी जो है बिहार में, तो भाई 7 प्रमंडल को क्रॉस करती है गंगा नदी बिहार में। कितना? तो 7 प्रमंडल को गंगा नदी बिहार में क्रॉस करती है। ओके फ्रेंड्स, अगर गंगा नदी की टोटल लेंथ की बात करी जाए तो गंगा नदी का टोटल लेंथ कितना है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर बिहार गंगा नदी का टोटल लंबाई हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का जो है भाई वो क्या है? अमरकंटक, गोसाई धाम। तो भाई सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? अमरकंटक। और ये अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। ओके, और एक सोन की सहायक नदी भी याद रख लीजिएगा, रिहंद। आपसे पूछ लेगा कि रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी हो जाती है रिहंद। ठीक है, तो सोन की सहायक नदी रिहंद याद जरूर रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछ ले कि गोसाई धाम से कौन सा नदी निकलता है, तो गोसाई धाम से भाई ये कोशी नदी निकलती है आपके गोसाई धाम से। कोशी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम। और ये गोसाई धाम कहाँ पर जाता है? तो नेपाल में। नेपाल गोसाई धाम से जो है आपका कोसी नदी निकलती है। नेपाल के गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है। इस बात को ध्यान में जरूर रख लोगे आप लोग। अगर गंडक नदी की बात कर ली जाए, गंडक नदी की, यहां पर मैं आपसे बिहार की नदियों के बारे में ही अभी डिस्कस कर लेता हूं। बिहार की नदी, ठीक है, तो बिहार की नदी यहां पर मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो यहां पर ये मान लो आपका क्या, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है? तो गंगा नदी है। ये क्या है? तो गंगा नदी है। ये मान लीजिए गंगा। ओके, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो घाघरा नदी है, घाघरा, घाघरा ये कहां से निकलता है? तो घाघरा जो निकलता है वो मापचा चुंगा तिब्बत से निकलता है। मापचा चुंगा, मापचा चुंगा ग्लेशियर, मापचा चुंगा ग्लेशियर जो कि आपके तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में मापचा चुंगा
तिब्बत में पड़ता है, वहां से आपका घाघरा नदी निकलता है और ये बिहार में जो है गंगा नदी से कहां पर मिलती है, तो छपरा में जो है गंगा नदी से मिल जाती है बिहार में। बिहार में कहां, तो छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा। पहली बात ये याद रख लीजिएगा आप लोग। और घाघरा को ही यूपी में सरयू भी कहा जाता है। घाघरा को क्या कहा जाता है, यूपी में सरयू कहा जाता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी इसको अच्छे ढंग से कोशिश करना लिखने की, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा अच्छे से मैं आपसे डील कर लेता हूं अभी। तो ये मान लो आपका क्या है, तो ये गंगा नदी है, ठीक है, और गंगा नदी है, और ये आपका क्या हो जाता है, तो पहला जो है घाघरा हो गया, ये उत्तर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। घाघरा जो है गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली नदी है बिहार में, ओके। तो घाघरा कहाँ से निकला, तो मापचा चुंगा। मापचा चुंगा कहाँ, तो मापचा चुंगा तिब्बत से। मापचा चुंगा तिब्बत से, यहाँ पे टीबी लिख देता हूं मैं, तिब्बत यहाँ पर शॉर्ट में, ठीक है। और ये बिहार में कहां पर प्रवेश करती है गंगा नदी पे, तो छपरा में। बिहार में प्रवेश कहां पर, तो छपरा में गंगा नदी से, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, जो उत्तर से मिलने वाली नदी जो है गंडक, गंडक, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लेना है गंडक। और गंडक का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल। तो गंडक का उद्गम स्थल क्या है, तो अन्नपूर्णा नेपाल से जो है गंडक नदी निकलती है। और ये बिहार में जो गंगा नदी से मिलती है, ये हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर, हाजीपुर में ये कहां पर मिलती है भाई, तो हाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है गंडक नदी। नेक्स्ट आप लोग याद रख लेना भाई बूढ़ी गंडक। अगर पूछ लिया जाए कि बूढ़ी गंडक, तो भाई बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक याद रख लेना आप। तो बूढ़ी गंडक कहां से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, तो सोमेश्वर, तो सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी से क्या, तो बूढ़ी गंडक। और ये कहां गंगा नदी से मिलती है भाई, तो ये खगड़िया, खगड़िया में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इसको ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग याद रख लोगे कोसी, कोसी। तो कोसी जो है, कोसी आपका जो है उत्तर से मिलने वाला नदी है, जो कि गोसाई धाम नेपाल से निकलता है। गोसाई धाम, कोसी का उद्गम स्थल कहां, तो गोसाई धाम नेपाल से जो है कोसी नदी निकलता है। एंड बिहार में ये गंगा नदी में प्रवेश कहां पर करता है, तो कुर्सेला में। कुर्सेला में जो है ये गंगा नदी से प्रवेश करता है। और कुर्सेला कहां, तो कटिहार। तो कुर्सेला में जो है कोसी नदी जो है गंगा नदी से प्रवेश करता है, कुर्सेला में कोसी नदी, ओके। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा महानंदा, महानंदा। जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। महानंदा, तो महानंदा जो निकलती है ये दार्जिलिंग से निकलता है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो कि आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग कहां भाई, तो वेस्ट बंगाल से निकलता है महानंदा, दार्जिलिंग से। और जो ये गोदावरी घाट में आकर आपके गंगा नदी से मिल जाता है, गोदावरी घाट में आकर। और ये जो महानंदा है बिहार की सबसे पूर्वी नदी, बिहार की सबसे क्या है, तो पूर्वी नदी है। बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सा है, तो महानंदा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी, तो महानंदा। अब उत्तर की तो बात हो गई, अब यहां पर देख लो कि दक्षिण से जो है गंगा नदी में प्रवेश करने वाली नदी। तो दक्षिण से याद रख लेना, पहला आप लोग कर्मनाशा। कर्मनाशा जो है भाई ये दक्षिण से प्रवेश करती है गंगा नदी में, तो कर्मनाशा। और कर्मनाशा जो निकलता है कहां से, तो कैमूर रेंज से निकलता है। कैमूर रेंज, कर्मनाशा का उद्गम स्थल कैमूर रेंज। और ये कहां पर गंगा नदी से मिलता है, तो चौसा में। चौसा में जो है गंगा नदी से मिल जाता है कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी जो है भाई ये यूपी बिहार का बॉर्डर भी बनाता है, यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाता है कर्मनाशा नदी। और साथ में जो ये घाघरा जो है ये भी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाता है। घाघरा नदी को भी याद रख लीजिएगा, यूपी बिहार का बॉर्डर जो है घाघरा नदी भी बनाती है, यूपी और बिहार का बॉर्डर। और कर्मनाशा नदी भी जो है यूपी बिहार का बॉर्डर बनाता है, ओके। अब देखो दक्षिण से मिलने वाली बिहार में नदी, गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। नेक्स्ट याद रख लेना सोन नदी। सोन नदी जो है आपके दक्षिण से ही जो है गंगा नदी में मिलती है। और सोन का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक। अमरकंटक जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सोन जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है और पटना में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। कहां पर, तो पटना में जाके गंगा नदी से मिलती है सोन नदी। नेक्स्ट याद रख लेना आप लोग फल्गु। फल्गु, तो भाई फल्गु कहां से निकलता है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर पठार से आपका जो है फल्गु नदी निकलता है। और जो है मोकामा में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाता है, ओके। तो मोकामा में जाके गंगा नदी से मिल जाता है आपका फल्गु नदी। नेक्स्ट याद आप लोग रख लोगे क्यूल। तो भाई क्यूल, तो क्यूल जो है आपके ये गिरिडीह के पास निकलता है, गिरिडीह के पास। और बिहार में ये कहां पर, तो लखीसराय में गंगा नदी से मिल जाता है, लखीसराय। और ये निकलता कहां से है क्यूल, तो गिरिडीह में, गिरिडीह से, गिरिडीह। तो गिरिडीह से जो है आपका क्यूल नदी निकलता है। एंड ये लखीसराय में जाकर के आपसे गंगा नदी से मिल जाता है। एक ऐसे याद रख लो यार, दक्षिण बिहार से मिलने वाली नदी अजय।
अजय के बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि दक्षिण से मिलने वाली नदी है जो कि गंगा नदी में मिलती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर उत्तर से मिलने वाली नदी और दक्षिण से मिलने वाली नदी के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सारी नदियां यहाँ पर मैंने आपका अप्रॉक्स कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखो, बिहार का शोक की बात करी जाए तो कोसी नदी, भाई करेक्ट यही है, कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। इसी कोसी नदी को जो है विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी, बदलने वाली नदी, तो विश्वासघाती नदी, मार्ग बदलने वाली नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और ये निकलता कहां से है कोसी नदी? तो गोसाई धाम से, गोसाई धाम, गोसाई धाम, तो गोसाई धाम नेपाल से इसका उद्गम स्थल है भाई। गोसाई धाम नेपाल से जो है कोसी नदी का जो है उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम नेपाल से। और ये बिहार में कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में जो है गंगा नदी से मिलती है। बिहार में कहाँ पर गंगा नदी से? तो कुर्सेला, जो कि कटिहार में है। कुर्सेला कटिहार में क्या होता है? तो गंगा नदी से मिलती है कोसी नदी, गंगा नदी में। तो कुर्सेला कटिहार में कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इस बात को ध्यान में जरूर रख लोगे आप लोग। अगर यहां पर और बात करी जाए कि महानंदा के बारे में, तो भाई जो महानंदा नदी है, जो ये सबसे पूर्वी नदी है, बिहार की सबसे पूर्वी नदी, बिहार की सबसे पूर्वी नदी क्या है? तो महानंदा है। बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा, इसको भी याद रख लीजिएगा। गंडक की बात करी जाए तो गंडक के बारे में एक बात याद रख लेना। गंडक के बारे में यहां पर मैं गंडक डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो गंडक के बारे में एक बात आप लोग जरूर याद रख लेना कि गंडक परियोजना जो है आपके गंडक नदी पर बनी हुई है। गंडक परियोजना, परियोजना जो गंडक परियोजना है वो गंडक नदी पर बनी हुई है। और ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछ लेगा कि यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो गंडक नदी पर बनी हुई है। और आपका जो त्रिवेणी नहर है भाई, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर भी जो है आपके गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर किसमें? तो गंडक नदी पर स्थित है। इसको भी ध्यान में जरूर रख लोगे आप लोग, ठीक है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर भी बना हुआ है, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। अगर घाघरा की बात करी जाए तो घाघरा जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाता है। यूपी और बिहार का क्या बनाता है? तो घाघरा बॉर्डर बनाता है। घाघरा नदी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाता है। और ये अयोध्या में घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। सरयू, अयोध्या में जो घाघरा नदी को क्या कहते हैं? तो सरयू कहा जाता है अयोध्या में घाघरा नदी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार भारत के डाइस भाग में स्थित है। तो बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर। तो बिहार भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और अगर कर्क रेखा से पूछ ले तो बिहार भारत के कर्क रेखा के किस भाग में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। तो कर्क रेखा के किस में? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार, कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है बिहार स्थित है और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर बिहार का आकार आपसे पूछ ले कि बिहार का आकार कैसा है भाई, तो ये आयताकार शेप का हो जाता है आपका, ठीक है। आयताकार शेप का बिहार हो जाता है। बिहार की शेप का, तो आयताकार शेप का बिहार होता है। इतना बात को याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सीमावर्ती देश कौन सा है बिहार का सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देश जो है आपके नेपाल को के साथ चले जाइए आप लोग। सीमावर्ती देश जो है नेपाल है आपका। ओके, नेक्स्ट, बिहार के सीमावर्ती देश है, तो बिहार का सीमावर्ती देश जो है नेपाल हो जाता है, बिहार का सीमावर्ती देश। अगर बिहार का क्षेत्रफल का बात करा जाए, बिहार का क्षेत्रफल, तो ये 94,163 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86% है भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल एरिया का। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है बिहार? तो 2.86% है। ओके, अगर क्षेत्रफल में बात करी जाए, एरिया में इसका स्थान क्या है भाई? तो एरिया में जो है 12वें स्थान पर आता है बिहार। और अगर पॉपुलेशन में पूछ ले, पॉपुलेशन में किसमें? तो पॉपुलेशन में थर्ड स्थान पे आता है बिहार, थर्ड स्थान पे। तो फर्स्ट में कौन कौन है? तो यूपी याद रख लेना, उसके बाद महाराष्ट्र याद रख लेना, तब आप लोग याद रख लोगे बिहार। तो पहला यूपी, तब महाराष्ट्र, तब बिहार। तो बिहार जो है पॉपुलेशन में थर्ड रैंक पे है और एरिया में जो है 12th रैंक पे है, ठीक है। अगर बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में
तो उत्तर में अगर बात करी जाए तो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल सीमावर्ती देश, एक ही सीमावर्ती देश है जो कि बिहार के उत्तर में है, नेपाल। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल। अगर दक्षिण में बात करी जाए तो बिहार के दक्षिण में क्या है, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड। और अगर पूर्व में बात करी जाए तो बिहार के पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल। और बिहार के पश्चिम में जो है भाई वो यूपी आ जाता है, बिहार के पश्चिम में तो यूपी आ जाता है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में यूपी। अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड और यूपी के साथ, झारखंड और यूपी के साथ कितने जिले लगते हैं बिहार के, तो झारखंड और यूपी के साथ जो है बिहार के 8 जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, जिला टच करता है। तो झारखंड और यूपी के साथ बिहार का 8 जिला टच करता है और वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का 3 जिला टच करता है, बिहार का 3 जिला जो है वो टच करता है। तो वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का 3 जिला टच करता है और झारखंड और यूपी के साथ 8 जिला टच करता है। एंड अगर नेपाल की बात करी जाए तो 7 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है जिला जो है टच करता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितना, तो 7 जिला टच करता है बिहार का। आई होप इतना दूर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। प्री कैम्बियन चट्टान बिहार के किस भाग में मिलता है, तो भाई प्री कैम्बियन की बात हुई है तो प्री कैम्बियन, तो भाई जो प्री कैम्बियन होता है वो आपके दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, किसमें, तो भाई प्री कैम्बियन जो होता है वो दक्षिणी भाग में। प्री कैम्बियन मतलब जो होता है पुराना चट्टान, तो प्राचीन जो संरचना होता है चट्टान का, रॉक्स का, वो किस भाग में मिलता है, तो दक्षिणी भाग में प्री कैम्बियन चट्टान मिलता है। अगर उत्तरी भाग की बात करी जाए तो उत्तरी भाग में जो है नवीन चट्टान का मिलता है, नवीन स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो नवीन चट्टान किसमें, तो उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में क्या है, तो प्री कैम्बियन मतलब कि पुराना चट्टान मिलता है, प्राचीन संरचना मिलती है। ओके, नेक्स्ट, बिहार में वर्षा होती है, तो देखो बिहार में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है। बिहार की वर्षा जो होती है वो किस वजह से, बंगाल की खाड़ी की वजह से बिहार में वर्षा होता है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस साइड पे होता है, तो पूर्वी साइड पे, पूर्वी भाग में जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है, पूर्वी भाग में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होता है बिहार में, एंड बंगाल की खाड़ी की वजह से जो है बिहार में वर्षा होती है। और बिहार की जलवायु अगर पूछ लिया जाए कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु भाई मानसूनी है। क्या है, तो मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है बिहार की जलवायु। एंड कोपेन ने बिहार को कौन सा कोड दिया है भाई, तो कोपेन ने बिहार की जलवायु को CWG कोड दिया है। कोपेन ने बिहार की जलवायु को कौन सा कोड दिया है, तो CWG कोड दिया है कोपेन ने। ठीक है, तो कोपेन ने एक कोड दिया है, CWG कोड दिया है बिहार की जलवायु को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो ब्रह्मयोनी राजगीर नहीं, गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी गया में, और बराबर की पहाड़ी भी जो है आपके गया में स्थित है, बराबर की पहाड़ी। तो ब्रह्मयोनी की पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी कहाँ है भाई, तो गया में स्थित है ब्रह्मयोनी की पहाड़ी एंड बराबर की पहाड़ी। अगर पटना की बात करी जाए तो पटना में क्या स्थित है आपका, तो गोलघर, याद रख लियो आप लोग, पटना में स्थित है गोलघर। गोलघर आपका पटना में स्थित है। पटना में जो आपका दाल जो है, दाल वहां पे ज्यादा होता है आपके पटना में। अगर दूध की बात करी जाए तो दूध भी आपके पटना में ज्यादा होता है। एंड अगर दाल, दूध और क्या कहता हूँ उसे, पटना में बात करी जाए तो आपका पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, ये सबसे अधिक है। पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पटना का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ध्यान रख लेना आप लोग। बाढ़ से बिहार का कितना भाग प्रभावित होता है, तो बाढ़ से बिहार का 1/3, तो नहीं 2/3, हाँ, तो 2/3 भाग जो है बिहार का जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। और इसमें जो है ना 21 लाख हेक्टेयर जो है वो जमीन जो होते हैं वो जल में डूब जाते हैं। 21 लाख हेक्टेयर, 21 लाख हेक्टेयर जमीन जो होते हैं वो जल में डूब जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग कहाँ है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग, बाढ़ नियंत्रण आयोग, तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग कहाँ पर स्थित है, तो ये पटना में स्थित हो जाता है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग। ओके, इसको याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में। ओके फ्रेंड, अगर पूछ ले आपसे वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, लैंड
मैनेजमेंट, तो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट की बात करी जाए तो ये आपके फुलवारी शरीफ में स्थित है। फुलवारी शरीफ, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट कहाँ, तो फुलवारी शरीफ में स्थित है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार में कोयला मिलता है, तो बिहार में बस दो ही जगह जो है वो कोयला मिलता है। बिहार में कितने जगह, तो दो ही जगह है जो कि कोयला मिलता है, गया में तो नहीं, मुंगेर में, और एक मिलता है भागलपुर में। कहाँ पर, तो भागलपुर में। तो बिहार में मात्र दो जगह कोयला मिलता है, मुंगेर एंड भागलपुर में। ओके, याद रख लीजिएगा। आपका क्या कहता हूँ, तो दो जगह कोयला बिहार में। और भागलपुर में तो जानते ही हो आप लोग, कहलगांव जो एनटीपीसी जो है भाई, वहां पे भागलपुर का कहलगांव एनटीपीसी जो वहां पर चलता है, तो कोयला वहां मिलता है, इसीलिए वहां पर है। ठीक है, तो बिहार में मात्र दो जगह कोयला मिलता है, मुंगेर एंड भागलपुर, याद रख लेना आप लोग। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 200 नहीं 125, तो बिल्कुल 125 वार्षिक वर्षा। और अगर 125 ना दिया रहे और 50 से 150 के बीच में भी दिया रहे तो आप लोग उसे सही मान लोगे। 50 से 150 के बीच में कोई भी डिजिट रहे उसको सही मान लेना है आपको। चूना पत्थर मिलता है, तो चूना पत्थर मोकामा में नहीं, रोहतास तो बिल्कुल करेक्ट है, रोहतास में जो है आपका चूना पत्थर मिलता है। अगर पाइराइट की बात की जाए तो पाइराइट भी भाई आपके रोहतास में मिलता है, पाइराइट भी रोहतास में मिलता है। अगर आपका क्या कहते हैं उसे, खनिज तेल का बात किया जाए तो खनिज तेल भी आपके रोहतास में मिलता है, खनिज तेल। अगर डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट भी आपके रोहतास में मिलता है, डोलोमाइट भी आपके रोहतास में मिलता है। अगर गंधक की बात की जाए तो गंधक भी रोहतास में मिलता है, गंधक भी कहाँ, तो रोहतास में मिलता है। तो पाइराइट हो, खनिज तेल हो, डोलोमाइट हो, गंधक हो, रोहतास में मिलता है। अगर चूना पत्थर की बात की जाए तो चूना पत्थर भी आपके रोहतास में मिलता है। ठीक है, तो चूना पत्थर भी कहाँ मिलेगा, तो चूना पत्थर भी रोहतास में मिलता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले भाई कि नवादा में क्या मिलता है, तो नवादा में जो भाई वो अभ्रक मिलता है, अभ्रक। नवादा में क्या मिलता है, तो अभ्रक मिलता है आपके नवादा में। अगर यहाँ पर गया दिया हुआ है तो गया में क्या मिल जाएगा, तो यूरेनियम, याद रख लेना, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ, तो यूरेनियम गया में। यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो गया में मिलता है। एंड क्या कहता हूँ उसे, अगर पूछ ले आपसे कि पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम कहाँ, तो पेट्रोलियम जो है आपके पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में पेट्रोलियम मिलता है। देखो बिहार में पेट्रोलियम, तो पश्चिमी चंपारण में पेट्रोलियम मिलता है। गया में अगर पूछ ले आपसे तो गया में भाई, गया से याद रख लेना क्या, तो आपका वो क्या कहते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम जो है गया में मिलता है। यूरेनियम कहाँ पर, तो यूरेनियम गया में मिलता है। रोहतास में चूना पत्थर, याद रख लेना, चूना पत्थर, पाइराइट, ये सभी। और बेगूसराय में याद क्या रख लोगे, तो सोरा याद रख लेना, बेगूसराय में सोरा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी बिहार में सर्वाधिक जो है मई के मंथ में पड़ता है। गर्मी बिहार में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ता है, तो मई के मंथ में बिहार में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है। और सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो गर्म जिला आपका गया है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला क्या है, गया। और ये 47 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। तो सर्वाधिक गर्म जिला गया है, जो कि 47 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी वहां पर हो जाता है। अगर बिहार का स्थानीय पवन का नाम पूछ ले आपसे तो लू जो है, लू, या फिर आप कह सकते हो एक नार्वेस्टर भी याद रख सकते हो, नार्वेस्टर। ठीक है, नार्वेस्टर। तो लू और नार्वेस्टर क्या है, तो बिहार का जो है स्थानीय पवन है। तो बिहार का स्थानीय पवन, आपसे पूछ लेगा कि बिहार का स्थानीय पवन कौन सा है इनमें से, तो बिहार का स्थानीय पवन नार्वेस्टर और लू को याद रख लीजिएगा। ये लू क्या है, तो भाई ये गर्म हवा है, नार्वेस्टर भी एक गर्म हवा है जो कि आपके बिहार वाले रीजन में चलता है। तो बिहार का स्थानीय पवन क्या है, लू और नार्वेस्टर, याद रख लेना आप लोग। बिहार में ठंडी के दिन में बारिश होती है, तो ठंडी के दिन में पूर्वी हिमालय पश्चिमी विक्षोभ, तो बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में जो है ठंडा के दिन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बारिश होती है, और ये जो है रवि फसल के लिए अच्छा होता है। ठंडा का दिन का बारिश कौन सा फसल के लिए, तो रवि फसल के लिए क्या होता है, तो रवि फसल के लिए अच्छा होता है, रवि फसल के लिए अच्छा माना जाता है ठंडे के दिन में बारिश, और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि पूरे बिहार में जो है मानसून कब तक प्रवेश करता है, तो पूरे बिहार में मानसून प्रवेश जो कर जाता है वो 15 जून तक कर जाता है। तो पूरे बिहार में मानसून कब तक प्रवेश कर जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानसून प्रवेश 15 जून तक पूरे बिहार में प्रवेश कर जाता है। अगर आपसे पूछ ले भाई क्या कहता हूं उसे हम, कि
बिहार में जो है सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो किस मंथ में रहता है? बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा किस महीना में रहता है? तो वो जनवरी के साथ चले जाना, जनवरी में, जनवरी। तो बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा किस मंथ में? तो जनवरी में रहता है, इसको भी ध्यान में रख लोगे आप लोग। बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक भाई लाल मिट्टी नहीं, काली नहीं, जलोद। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिहार में सबसे अधिक जलोद मिट्टी पाई जाती है। और जलोद मिट्टी का भी टाइप याद रख लेना आप लोग, खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर बांगर। खादर जो है क्या है? तो खादर जो है नई जलोद मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल। तो खादर जो है क्या है? तो नई जलोद मिट्टी है, और ये जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, उपजाऊ ये ज्यादा है। तो खादर क्या है? उपजाऊ ज्यादा है। और यहाँ पर बाढ़ जो होता है, बाढ़ का संभावना ज्यादा रहता है, खादर में बाढ़ का संभावना ज्यादा। एंड बांगर की अगर बात करी जाए भाई, तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल्ड एलुवियल, पुरानी जलोद मिट्टी है। और यहाँ पर उपजाऊ जो, ये उपजाऊ जो होता है ये फर्टाइल कम होता है, उपजाऊ कम उपजाऊ होता है आपका बांगर। एंड बांगर से याद रख लेना जो है बाढ़ यहाँ पर जो है कम आती है, बाढ़ कम। और बांगर जो है, बांगर ये रबी फसल के लिए बेस्ट माना जाता है, बांगर मिट्टी जो है ये रबी फसल के लिए बेस्ट है। और खादर जो है ये खरीफ फसल के लिए बेस्ट माना जाता है, खरीफ फसल के लिए। तो खादर जो है खरीफ फसल के लिए बेस्ट, एंड बांगर जो है रबी फसल के लिए बेस्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163, 93,163। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 आपको याद रख लेना है। अगर बस यही इतना याद रख लो, पीछे तो बिहार के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163। बिहार की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम लंबाई अगर पूछ ले बिहार की भाई, तो बिहार से पूरब और पश्चिम की लंबाई 320 तो नहीं, 345 नहीं, 483। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, 483 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले कि बिहार का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है बिहार का, तो वो हो जाता है आपका 345 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण का तक लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर। इतना आप लोगों को याद रख लेना है। घाघरा नदी बिहार में गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो घाघरा नदी जो भाई वो हाजीपुर, छपरा, पटना, मोकामा। तो वो छपरा में जो है घाघरा नदी बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। और घाघरा नदी को ही यूपी में सरयू नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है घाघरा नदी को। और घाघरा नदी जो है यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार का क्या करती है? घाघरा नदी जो है बॉर्डर बनाती है, घाघरा भी बॉर्डर बनाती है। और करमनाशा नदी भी जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो घाघरा और करमनाशा, और साथ में एक गंडक, गंडक भी याद रख लीजिएगा, गंडक नदी। तो गंडक, घाघरा और करमनाशा, ये सभी जो क्या है? तो यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। ये तीन नदी, घाघरा, गंडक और करमनाशा, ये तीन नदी है जो कि यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखो मैंने आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराया है, जितना भी हो सकता था मैंने बेस्ट अपना दिया है। और जो भी क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा आगे, जो भी हो सकता है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।